देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, मनी लॉन्ड्रिंग केस ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब आज गिरफ्तार हो गए। शहबाज शरीफ साहब ये बात बताते रहे मुख्तलिफ मौक़ात पे कि जी मेरी गिरफ्तारी जो है वो मुमकिन तौर पर हो सकती है, और आज उनकी गिरफ्तारी हो गई। एहतिसाब का नारा लगाने वाले क्या अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं? सवाल ये है। ऑपोजिशन की तनकीद बड़ी सामने आ रही है। मुल्क में एहतिसाब और इंसाफ होता तो वज़ीर आज़म के मुआवनीन खुसूसी भी गिरफ्तार होते, ऑपोजिशन की कह रही है। साथ ही साथ जो है शहबाज शरीफ साहब ख़ुद ये फरमा रहे हैं कि अगर एक धैला भी मैंने करप्शन का किया हो, एज यूजुअल जो उनका टैगलाइन है, तो जो है मुझे सज़ा दे दी जाए और लटका दिया जाए, और इस तरह की बात। साथ ही मरीम नवाज साहिबा कहती हैं मुल्क में एहतिसाब व इंसाफ होता तो आज आसिम बाजवा साहब भी गिरफ्तार होते। शहबाज शरीफ साहब ने के मामले पर शहबाज शरीफ के मामले पर जो है नवाज शरीफ साहब का भी रद्द अमल बाहर से बैठकर सामने आ गया है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके कठपुतली निज़ाम ने APC की करारदाद की तौसी की है। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि ऐसे ओछे हथकंडों से हमें झुकाया जा सकता है। सवाल ये कि APC के बाद जो सिचुएशन अब तक इमर्ज हुई है, APC का मकसद क्या था, माजरा क्या नज़र आ रहा है, मामलात क्या हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन कुछ और ही मुख्तलिफ नौयत की होती हुई नज़र आती है। दूसरा, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा पर फर्द जुर्म आयद हुआ है जी, और अनवर मजीद साहब पे भी फर्द जुर्म आयद की गई है, बल्कि वीडियो लिंक के जरिए उसमें। और तीसरा, जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजल रहमान के साथ की तहकीकात में भी बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है, जो कि नैप ये कह रही है। तो जब एक के बाद एक नया फ्रंट खुल रहा है अपोजिशन के खिलाफ, तो उसमें बज़ाहिर ये नज़र आता है कि वाकई कोई एहतिसाब जो है वो इंतकाम की तरफ तो नहीं जा रहा कई हुकूमत की तरफ से। कई हुकूमत APC के बाद और नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद और मरीम नवाज की तकरीरों के बाद क्या वाकई ही बौखलाहट का शिकार है जो ऑपोजिशन एलिगेशन लगा रही है? और क्या ऑपोजिशन खुद भी एक पेज पर है या नहीं, कि अभी भी डिवाइड है? ये वो सारे सवालात हैं जिनके ऊपर जवाबात लेने की कोशिश करूंगी। मैं अपने मौजूद मेहमानों की तरफ जाऊंगी। मेरे साथ बैठे जी अकरम चीमा साहब हैं, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया अकरम चीमा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ बैठे यासीन आज़ाद साहब हैं, आप सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, बार के सुप्रीम कोर्ट के सदर भी रह चुके हैं साबिक, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। और तीसरा हमें ज्वाइन करेंगे पीर मजरुल हक साहब, सीनियर मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको भी खुशामदीद कहूँगी कि पीर मजरुल हक साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। लेकिन अपने मौजूद मेहमानों की तरफ बिफोर गोइंग, आई एम गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाजरीन। और मैंने कहा था कि मैं अपने मेहमानों की तरफ जाती हूँ। मेरे मौजूद मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं सारे जी, और इसी सारी सिचुएशन पे बात करेंगे। आज शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी है, ऑपोजिशन एक मरतबा फिर गुस्से का शिकार है, और हुकूमत मैं ना मानूं की रट पे राजी है। अकरम चीमा साहब, सबसे पहले तो आपकी तरफ आऊँगी। आज ये जो गिरफ्तारी हुई है शहबाज शरीफ साहब की, शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि अदालती फैसला भी आ गया है, अब कौन क्या कहता है मायने नहीं रखता। रेफरेंस में शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने के शवाहिद भी मौजूद हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर ऑपोजिशन क्यों इतनी सीखपा है कि रेफरेंसेस बनते नहीं हैं, चीज़ें होती नहीं हैं, लेकिन अरेस्ट पहले कर लिया जाता है, अंदर भेज दिया जाता है, उसके बाद 6-6 महीने बहुत सारे लोगों पे ऐसे केसेस बनाए गए जिनमें रेफरेंस दायर नहीं हुए। आखिरकार वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रिदा, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये ना तो गवर्नमेंट का फैसला है और ना ही नैब का फैसला है। अच्छा, ये सरीहन अदालत का अख्तियार था और अदालत का फैसला है। अदालत से वो अपना इंटरम बेल पे थे, जिसको आज अदालत ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके नतीजे में इनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। और मैं समझता हूँ कि नैब जो तहकीकात कर रहा है उसकी ज़रूरत को अदालत ने समझा होगा,
जिसके नतीजे में उन्होंने इनकी इंटरम बेल रिजेक्ट की है और इनको गिरफ्तार करवाया है। अच्छा, ठीक है। मैं यासीन आज़ाद साहब आपकी तरफ आऊँगी। क्या आया वाकई ऐसे ही है, और क्यों जो है वो इस बात पे सीखपा हो गए हैं अब नून लीग वाले भी कि क्यों गिरफ्तारियां सिर्फ अपोजिशन की हो रही हो, और फिर अब अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करना क्या वाकई आप समझते हैं कि ये जस्टिफाई करता है, क्योंकि आप खुद भी माहिर कानून हैं? देखें, सबसे पहली बात यह है कि जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब के केस का ताल्लुक़ है, दुनिया को पता है कि उसका रेफरेंस फ़ाइल हो चुका। जब रेफरेंस फ़ाइल हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि मुल्ज़म इज़ नो मोर रिक्वायर्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। अब यहाँ रेफरेंस फ़ाइल होने के बाद उनकी गिरफ़्तारी अमल में आ रही है। ज़ाहिर है प्री अरेस्ट बेल का एक कंसेप्ट होता है कि प्री अरेस्ट बेल, जिस तरह खाकान अब्बासी साहब को सिंध हाई कोर्ट ने बेल दी, और सिंध हाई कोर्ट ने बाकायदा ये रिमार्क्स दिया कि चूँकि खाकान अब्बासी आउटस्पोकन हैं, मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते हैं, उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस इस्लामाबाद में दाखिल किया गया, एक कराची में दाखिल किया गया, लिहाजा ये मेलाफाइड है, हम बेल कंफर्म करते हैं। कराची में 2 जज साहिबान ने उनकी बेल को कंफर्म किया। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक़ है, वो पहले से शुरू से कहते हैं कि मुझे इस केस में गिरफ़्तार किया जाना है हर हालत में। आपको याद होगा कि 17 को APC पाकिस्तान बार कौंसिल ने की, और उसके बाद 20 को मेरे ख़्याल में अपोजिशन की APC हुई, और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपोजिशन में हैं, उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर यह कहा कि जी हमने ये कार्रवाई फ़लाँ महीने से स्टार्ट करनी है। पंजाब में एक सूरत हाल ये है कि जो रेफरेंसेस जब फाइल होते हैं, तो जब नेब कोर्ट में केस जाता है, अगर नेब के चेयरमैन ने किसी का वारंट इशू किया हुआ है तो उसकी गिरफ्तारी अमल में आती है, और अगर नेब के चेयरमैन ने वारंट इशू नहीं किया हुआ तो फिर खाली श्योरिटी फर्निश करनी पड़ती है, इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है। कानून कायदे के मुताबिक जब रेफरेंस फाइल हो गया तो शहबाज शरीफ साहब को भी जाके कोर्ट के अंदर श्योरिटी फर्निश करनी थी, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट का कहना ये था या नेब का कहना ये था कि चूँकि रेफरेंस फाइल होने के बावजूद भी शहबाज शरीफ ने इन्वेस्टिगेशन में हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, लिहाजा इनकी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है। जब पाकिस्तान का लॉ ये कहता है कि जब किसी का चालान पेश हो जाए तो अक्यूज पर्सन को पुलिस कस्टडी में नहीं दिया जाता, उसको डायरेक्ट जेल में भेजा जाता है। तो जब रेफरेंस फाइल था, अगर बेल रिजेक्ट हो गई तो फिर नेब ने जो रिमांड लिया किस ग्राउंड पे लिया, उनको तो डायरेक्ट जेल भेज देना चाहिए था, जो कानून कहता है। वो चीज़ भी आपने नहीं की, उनको दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके चले गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रेफरेंस आपने पहले फाइल किया है, उस रेफरेंस की रोशनी में आप मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और कल आप देखना कि 3-4 महीने के बाद एक नया रेफरेंस नैब लेके सामने आ जाएगी। अच्छा, ये आप पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो नैब का जो तरीकाकार है, वो इस वक्त यही तरीकाकार है, नैब ने अडॉप्ट किया हुआ है। अच्छा, आप सिंपल ये बता दें कि बेल लाहौर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की, प्री अरेस्ट बेल की थी, सही है, पूरी गवर्नमेंट हरकत में क्यों आ गई? और मैं हैरान हूँ कि कोई आम लेमैन आदमी भी कहे तो मुझे कोई अफसोस नहीं कि एक बैरिस्टर जो है शहजाद अकबर ये कहता है कि आज की बेल रिजेक्ट होने से शहबाज शरीफ का मामला जो है ना ख़त्म हो गया, समझो केस साबित हो गया। अच्छा, बैरिस्टर साहब से मैं ये पूछता हूँ कि बेल कितनी किस्म की होती है? एक प्री अरेस्ट होती है, एक आफ्टर अरेस्ट होती है। सही। प्री अरेस्ट बेल में मेन ग्राउंड जो होता है वो मेलाफाइडी का ग्राउंड एलेज किया जाता है। ठीक है। अगर किसी प्री अरेस्ट बेल में मेलाफाइडी का ग्राउंड एलेज न किया हो तो अमूमन कोर्ट बेल नहीं देता। एक बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक वह नहीं है। हाँ। उसके बाद बैरिस्टर साहब ने 2 घंटे वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभी। जी हाँ, बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन भी उनके साथ था। उसके बाद उससे पहले शहबाज गिल ने, जो पता नहीं कहाँ से आप अनइलेक्टेड लोगों को लाके आपने मरकज़ में भर दिया। शहबाज गिल और मराद सईद का एक ही काम है, चीखना चलाना, बोलना, और शहबाज गिल पे पता नहीं किन ग्राउंड पे वो हर बात का जवाब देना अपना फ़र्ज समझते हैं। आपको टेक्नोक्रेट के तौर पर लेके आए हैं कि आप गवर्नमेंट के सिस्टम को सही करने में हमारी मदद करेंगे।
मज़े की बात यह है कि आप टेक्नोक्रेट नहीं हैं, आप प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्समैन की हैसियत से 24 घंटे एक ही बात करते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि नेब आज़ाद है और तो वक्तन फ़क्तन कोर्ट कोई आर्डर करता है, तो फिर ये जो मिनिस्टर साहिबान और एडवाइज़र साहिबान हैं ये 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस आके टीवी पे क्यों करते हैं? सही है, इसकी ज़रूरत नहीं रहती। ठीक, इसका मैं जवाब अभी लेती हूँ अकरम चीमा साहब से। बिफोर गोइंग टू अकरम चीमा साहब, वी हैव जॉइंड अस, हमें पीर मजरुल हक साहब ने भी किया है, लेट मी गो टू हिम एज वेल। पीर मजरुल हक साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, जी। थोड़ा अगर आवाज ज्यादा हो तो बेहतर है। जी जी बिल्कुल, वी मेक श्योर इट कि जी आपको ऑडियो हमारी आवाज़ जो है बिल्कुल ठीक तरीके से जाए। अच्छा मुझे बताइए पीर मजरुल हक साहब, आज आपने देखा एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया है, चूँकि आप भी जाहिर सी बात है एक माहिर कानून भी हैं, साथ ही मरकज़ी रहनुमा और सीनियर रहनुमा होने के पीपल्स पार्टी के। पहले तो हम थोड़ी सी इस पर बात करते हैं। जैसे यासीन आज़ाद साहब ने अपना स्टांस बता दिया, PMLN का स्टांस आ गया, PTI का स्टांस भी आ गया। वो कह रहे हैं इंटरिम बेल है जो सॉरी जो कि उनको रिजेक्ट हुई और सारी चीज़ें थी और वो इस तरह से होना था। बहरहाल अभी सवाल ये कि आपको कैसे लगता है शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार जो आज किया गया है, इट इज़ जस्टिफाइड? क्योंकि देखें एक तरफ केसेस भी तो है ना, इसमें भी कोई शक नहीं है, चीज़ें चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो APC के बाद ऑपोजिशन ये समझ रही है कि जी ये रिएक्शन आ रहा है, तो आया ये इंतकामी रिएक्शन के तहत हो रहा है या फिर लीगल प्रोसीजर अपने तौर से ठीक तरीके से चला है? देखिए यासीन आज़ाद साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे हैं और बहुत ही अच्छे माहिर कानून भी हैं। हालांकि सियासी ताल्लुक कुछ भी हो, मेरा भी है पीपुल्स पार्टी से जी। उन्होंने जिस तरीके से आपको तफसीली तौर पे ये सारा प्रोसीजर समझाया है जी, मेरे ख्याल में उसके बाद तो कोई नई बात रहती कोई कि मैं उसके ऊपर कुछ आगे कुछ कहूँ। लेकिन सिर्फ एक बात मैं और ऐड करूंगा कि ये जो पिक एंड चूज वाला जो एहतसाब है ना, हाँ। इससे मामला बहुत गड़बड़ हो गया है। ये पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। पिक एंड चूज मींस that NAB is only targeting the opposition people and leaders? You mean like this? ये देखिए ना, हाँ। मैं इस पे नहीं बोलूंगा कि अपोजिशन के सिर्फ लोगों को पकड़ रहे हैं। Then what does it mean pick and choose का? मैं आपको एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जो परसेप्शन बन गया है, जो मेरे ख्याल में रियल भी है, रियलिटी भी यही है कि ये दूसरों जो भी, जैसे अलीम खान का अभी पिछले दिनों आया था, आप लोगों ने खबरें चलाई कि उसके लिए वो रेफरेंस तैयार हो गया है, ये हो गया रेफरेंस उसका तैयार हो गया है। तो फिर शहबाज शरीफ का जो है वो उसको कौमी असेंबली से जो सुन रहे हैं कि कौमी असेंबली से उनको गिरफ्तार किया है। आई डोंट नो उसे बाहर से क्या या अंदर से क्या, लेकिन कुछ ये इतने मुख्तदर इदारों का कोई तकद्दुस का भी ख्याल रखना चाहिए। वो शहबाज शरीफ कोई मामूली कोई भगोड़ा कोई तो नहीं था, एक लीडर ऑफ अपोजिशन और उसका एक सियासी कदकात भी है और हमारे हालांकि मुखालफिन रहे हैं बहुत अरसा, लेकिन हम लोगों में कम से कम ये था कि एक दूसरे का इज्जत एहतराम जो है वो उसको हम हमेशा मरूज खातिर रखते थे। ये अभी ये जो छिछोरापन जिस तरीके से ये शुरू इन्होंने किया है और बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने, अब ये जैसे आपको यासीन आज़ाद साहब ने कहा, अरे भाई आप ये मामला जब आप खुद कह रहे हो कि ये नैब का अदालत का है, तो आप ये 2-2 घंटे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो ये किस खाते में जाती है? क्या अपनी और अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हो, अपनी जस्टिफिकेशन दिखाना चाहते हो कि हम भी हैं? और ये इस तरह से बोलना, ये उनका हुकूमत जो होती है वो सबके लिए होती है, हुकूमत माई बाप होती है। लेकिन यहाँ पर तो हुकूमत लगता है कि ये सिर्फ एक पार्टी की लिए है और एक पार्टी को आगे लेके नहीं जाना, और वो पार्टी भी नहीं, वो एक फर्द या एक कोटरी या पॉलिटिशियंस हैं, वो उनके एक वो भी इलेक्टेड नहीं है। बड़ी ये कहा ना यासीन आज़ाद साहब ने, वो अनइलेक्टेड लोग हैं। ये हकीकत में ये पब्लिक एक्सचेकर पर एक बहुत भारी बोझ है। अब इनको उठा के, और फिर मुझे तो अफसोस है अहमद फराज का बेटा, वो मेरा दोस्त था अहमद फराज, पाकिस्तान की जो भी बुराइयां थी उसके खिलाफ उसने जंग लड़ी। अब पता नहीं ये उनके ख्यालात से मुत्तफिक है या नहीं, वो तो इस तरह से बोल रहे हैं जैसे और किस्म के आम किस्म के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर
बातें करते रहते थे और लोग उनके लतीफे बनाते थे। अब मसला ये कि अहमद फराज के बेटे पे क्या लतीफा बनेगा। पी मजरुल हक साहब कहता कलामी माफी, ये जो पॉइंट आउट ऑपोजिशन कर रही है कि जी 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होना या अनइलेक्टेड लोगों का बैठना हुकूमत में, ये तो हम बाकी हुकूमतों में भी देखते हैं और माजी में भी ये सारी चीजें होती रही हैं। दिस इज समथिंग नॉट न्यू। इसके अलावा कोई ऐसी चीज है जो कि जिससे शिकायत है हुकूमत से ऑपोजिशन को, जो ऑपोजिशन समझती है वाकई दिस इज नॉट हैज टू बी डन? और ये जो पिक एंड चूज वाली आप बात कर रहे हैं, ये आपको क्या लगता है कि क्या वाकई हुकूमत करा रही है पिक एंड चूज का मामला सारा? देखें, मैं कोई इस किस्म की कोई बात करूंगा तो वो कहेंगे कि आप ऐसे अपनी तरफ से बात कर रहे हो। जो मैं देख रहा हूँ, आप देख रही हैं, दुनिया देख रही है, टीवी पे, अखबारों में, मीडिया में, और जो रियलिटी है ऑन ग्राउंड वो तो ये नजर आ रहा है कि ये पिक एंड चूज हो रहा है। यानी एक ही कानून को कभी उधर से पकड़ते हैं, कभी उधर से पकड़ते हैं, घुमा फिरा के आके तान टूटती है अपोजिशन वालों के, सियासतदानों पे। ये होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड करो, सबके साथ करो अगर करना है। फिर ये कि वो कभी कभी जैसे ना आदमी को वो भंग पी के एकदम से फिर झटका आ जाता है कि अरे ये तो हमसे रह गया ये। और तो अभी कल की बात है, वो परसों से आ रहा है, आप लोगों ने मीडिया में इतना ये चला है कि देखें वो अपने भाई की सियासत से हटके है, वो ये इस किस्म की बातें करना। और ऊपर से अब ये जो मशीर दाखिला पता नहीं क्या है, ये मुझे तो नहीं लगता कोई बैरिस्टर ऐसी बातें करते हैं कभी, जो वो ये बातें कर कानूनी पेशे से ताल्लुक कर। यासीन आज़ाद साहब आप बैठे यार, आप बता दो ये कोई वकील ऐसी बातें करेगा? ये तो मैंने पहले ही कहा मेरे ख्याल में पता नहीं कि आई डोंट नो ये कहां से आ गए। ये इस किस्म की बातें करके हमारे पेशे पे ये लोगों में मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई ये वकील बोल रहा है। अच्छा। या तो अपने इराद है बैरिस्टर लिखो ही नहीं भाई, खुदा के वास्ते कह दो कि मैं पीटीआई का मशीर हूँ, तो हमारे पेशे पे तो कोई बदनमादाग मत लगाओ। ऐसी बातें क्यों करते हो जिससे एक क्रिमिनल प्रोसीजर है, एक प्रोसीडिंग्स है, अदालती प्रोसेस है, उसको बैठ के आप लोग डिस्प्यूटेड खुद कर रहे हो, खुद ही उसको मुतनाज़ा बना रहे हो। ये तो आप लोगों के इनके लिए कोई अच्छा शुगुन तो नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा ठीक है पी मजरुल हक साहब, लेट मी टेक दी जो स्टांस है अकरम चीमा साहब का, उनका मैं वर्डिक्ट ले लेती हूँ इस सारे मामले पे कि वो क्या कह रहे हैं। अकरम चीमा साहब, जो इस वक्त सिचुएशन ऑपोजिशन कह रही है ख़ास तौर पे, और जिस तरह की बात हो रही है कि नॉन इलेक्टेड लोग बहुत ज़्यादा आगे छाए हुए हैं, आप खुद इलेक्टेड हैं, जाहिर सी बात है आप इलेक्शन लड़कर आए हैं, सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से पता होगा, लेकिन ये जो एक मामला अभी तक ऑपोजिशन को भी हजम नहीं हो रहा, बीच में पीटीआई के अपने लोग भी कुछ नालायक सी बात पे होते हुए नज़र भी आए, क्या वाकई इसलिए ऑपोजिशन का गुस्सा भी ज़्यादा है कि जी ये जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं ये आके इतनी लंबी लंबी बहस और मुबाहिसे और तकरीरें कर रहे होते हैं, जबकि इलेक्टेड लोगों को आके बात करनी चाहिए, या दे नो वेरी वेल अबाउट दी पॉलिटिक्स से कैसा करना चाहिए और सारी चीज़ें। और ये जो इन्होंने पिक एंड चूज़ की बात की पीर मजरुल हक साहब ने कि पिक एंड चूज़ के थ्रू जो है वो एहतसाब हो रहा है या इंतकाम हो रहा है, क्या वाकई आया ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आईन पाकिस्तान इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप मुशीर प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक है कि वो अपने मुशीर अपॉइंट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे जो पहले भी हुकूमतें रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है या मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत रही है, तो हमेशा से लोगों को लाया गया है और ला के हुकूमत के अंदर इंडक्ट किया गया है एज ए स्पेशलिस्ट या एज ए आप टेक्नोक्रेट कह लें। तो ये तो मैं समझता हूँ कि इतराज़ जो है ना बिला जवाज़ है, क्योंकि देखें जिस चीज़ की आईन पाकिस्तान इजाज़त देता है उसके ऊपर किसी शख्स को कोई, मैं समझता हूँ कि इतराज़ करने का हक नहीं है, क्योंकि देखें ये दोनों पार्टियाँ हुकूमतों में रही हैं। अगर इतना ही ये अनइलेक्टेड का अगर इनको इशू रहा है तो ये आइन में तरामीम कर लेते। मुस्लिम लीग नवाज़ की जो हुकूमत है वो तो 2/3 अक्सरियत के साथ असम्बली के अंदर भी मौजूद थी और सेनेट के अंदर भी मौजूद थी, तो इनके लिए तो कोई इशूज़ ही नहीं था। दूसरी बात रह गई नैब की। देखिए, नैब का चेयरमैन जो इस वक्त चेयरमैन नैब हैं, वो उसका अपॉइंटी कौन है? ये दोनों पार्टियां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, इन दोनों ने उनकी तकर्री अमल में लाई थी, दोनों पार्टियों ने मिलकर। अब ये किस जवाज़ के साथ उनको ये टारगेट करते हैं? सिर्फ इस वजह से टारगेट करते हैं कि जी जो केसेस बन रहे हैं
और जो नैब इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है, अगर वो इतना ही बुरा आदमी था, जस्टिस जावेद इकबाल साहब इतने बुरे आदमी थे, तो क्यों इन्होंने उनको, या वो बेईमान थे या वो कोई भी ऐसी उनकी चीज़ थी, तो इन्होंने क्यों उनको दोनों पार्टियों ने मुशावरत के साथ अपॉइंट किया एज ए चेयरमैन नैब। अब क्योंकि इन्हीं के सामने आ रही हैं चीज़ें, और तो उनके ऊपर अब ये नैब भी बेकार हो गया। जो अदालत इनको रिलीफ ना दे या जो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला ना दे, वो अदालत भी ख़राब हो गई। तो देखिए, ये कानून किसी के घर की लौंडी नहीं है, कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। और जिस तरह आज ये तनकीद हो रही है कि जी अदालतें ये हैं, ये देखें, आप अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ बेसिकली बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ बात करने वाली बात है कि अगर एक कोर्ट ने ये उनकी बेल रिजेक्ट की है, इंटरम बेल रिजेक्ट की है, तो कोर्ट को जो लॉयर्स हैं, असिस्ट करने वाले भी लॉयर्स थी दोनों साइड से, नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी और गवर्नमेंट साइड से भी, नैब की तरफ से भी। तो लॉयर्स की बात सुन के ही कोर्ट ने फैसला किया। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह अगर हम अदालतों के फैसलों को चैलेंज करना शुरू कर देंगे और उन पर बात करना शुरू कर देंगे, तो ये कोई बहुत ज़्यादा मुनासिब बात नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक रही शहबाज शरीफ साहब की बात, शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मीडिया इस बात का खुद गवाह है कि शहबाज शरीफ साहब कतराते रहे हैं। पहले तो नैब जब इन्वेस्टिगेशंस के लिए उनको बुलाती थी तो वो जाने से कतराते रहे, और अगर गए भी हैं तो वहाँ जाके यही कहा है कि मुझे कुछ पता नहीं, मैं बच्चों से पूछ के बताऊँगा। ठीक है, अब अगर कोर्ट ने मुनासिब समझा है तो उनकी बेल रिजेक्ट की है, जिसके नतीजे में उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। अगर यासीन साहब माशाल्लाह सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर अपना सियासतदान इसलिए कहूँगा कि माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रहे, और जिस वक्त मैं स्टूडेंट था माशाल्लाह उस वक्त भी ये लॉयर थे। मैं तो अभी इनके सामने कल का बच्चा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि कानून को अपने जो अमलदारी है उसके ऊपर आवाज़ उठाना अदालत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के बराबर है। तो ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक ये पिक एंड चूज़ वाली बात है, तो ये भी मुनासिब बात नहीं है। अब आप किसी भी बंदे, किसी भी हुकूमत के बंदे के खिलाफ आप इल्ज़ाम लगा दें और कहें जी उसको गिरफ्तार करें, अगर गिरफ्तार नहीं होता तो इसका मतलब है कि जी सिर्फ अपोजिशन का गिरफ्तार कह ये रहे कि मरियम नवाज साहब आज कह रही थी कि मुल्क में अगर एहतसाब और इंसाफ हो तो फिर आपके मुआविन खुसूसी पे इल्ज़ाम है, आसिम बाजवा साहब पर है, फिर उनका मामला क्यों नहीं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज कह रहे हैं कि मफरूर डिक्टेटर जिन पे संगीन इल्ज़ामात हैं, प्रूव हो चुके हैं, उन्हें कोई नोटिस नहीं भेजा जाता है, ना गिरफ्तार किया जाता है। तो ये दो केसेस आपके सामने हैं। नहीं, जहाँ तक बाजवा साहब की बात है, आप बैठी हुई हैं, साथ में यासीन साहब बैठे हैं, मैं अभी उठा के इल्ज़ाम लगा देता हूँ यासीन आज़ाद साहब के ऊपर कि जनाब ये फलां इन्होंने किया है और इनको गिरफ्तार करें। ऐसा नहीं होता, उसके लिए प्रूफ चाहिए होते हैं, उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दें कि जी उसको नहीं पकड़ रहे, हमने इल्ज़ाम लगाया था इसलिए इसको नहीं पकड़ा। ना मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो साहब गलत कह रहे हैं। इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं। इल्ज़ाम के लिए इल्ज़ाम के प्रूफ होते हैं, इल्ज़ाम के लिए चीज़ें सामने लाई जाती हैं, डॉक्यूमेंट सामने लाए जाते हैं, फिर उस इल्ज़ाम के अंदर कोई वजन साबित होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रैक्टिस को बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। और ख़ुसूसन मैं अदालतों के हवाले से बात करूँगा कि कोर्ट्स को मुतनाज़े बनाने की कोशिश ना कोर्ट्स को मुतनाज़े बना रहे हैं आप लोग, वो कह रहे हैं। और अगर किसी के बारे में आप बात कर रहे हैं तो उसके सबूत भी होने चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। देखें, अकरम चीमा साहब ने मेरा मसला खुद ही हल कर दिया। हाँ। कि गिरफ्तारी तब अमल में आती है जब किसी के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। सही, नंबर 1। हाँ। नेब ने आए दिन तक जितने केसेस बनाए और लोगों को गिरफ्तार किया, क्या पहले एविडेंस कलेक्ट करने के बाद गिरफ्तार किया या पहले गिरफ्तार किया और फिर 16 महीने तक रेफरेंस फाइल नहीं किया गया? मैं शुरू से एक बात कहता हूँ कि दुनिया का कानून यही है। इवन लंदन में चले जाएं तो वहाँ कोई केस होता है तो पुलिस बड़े हाई लेवल पे पहले इन्वेस्टिगेशन करती है कंप्लीट। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब कोई एविडेंस कलेक्ट कर लेती है और वो समझते हैं कि प्रिमा फेसी केस बन गया, तब जाके पुलिस आ डालती है। यहाँ नैब के कानून बिल्कुल डिफरेंट वे में है। आपके प्रोग्राम के हवाले से पार्टी एफिलेशन से हटकर मैंने ये बात की थी कि एक डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून है। माजी की जो पार्टीज थी जो हुकूमत में रही उनको ख़त्म करना चाहिए था, या आज की ये जो बारी है वो भुगत रहे हैं, कल आज के हुक्मरान कल ये भुगतेंगे। सिंपल क्वेश्चन ये है कि जो चीज़ें हैं, जो बात आपने कही है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ
कि बेल रिजेक्ट की लोअर हाई कोर्ट ने। आपके मिशर जो वज़ीरों की और मिशरों की जो टोली आके टीवी पे बैठ के 1 घंटे से ये कहती है या 2-2 घंटे कहती है, क्यों बोली? हाई कोर्ट का ऑर्डर है, शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए, मिनिस्टर आके किस हैसियत से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और क्या बताने चाहते हैं? नंबर 1। नंबर 2, एक आदमी पे शुरू से कह रहा है कि अकबर साहब को तो एहतसाब का ही लगाया है ना इन्होंने, मामून खुसूसी देखें, एहतसाब की शहबाज पोर्टफोलियो इनके पास। नहीं, मैं आता हूँ उसी पे। हाँ, और शबली फराज साहब स्पोक पर्सन है। स्पोक्स पर्सन है तो स्पोक पर्सन इलेक्टेड लोग बोले ना। मेरे भाई, छोटे भाई कौमी असेंबली के मेंबर है, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम। सुने ना पहले, आप जिनकी तरफ मैं इशारा करता हूँ उनकी तरफ जाए। अच्छा। ये मेरे छोटे भाई, तो ये बात करें ना, मैं खुल के बात कर रहा हूँ। ये असेंबली के मेंबर है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। ठीक है। मैं निकल के इनको बुरा भला करना शुरू कर दूं कि ये असेंबली मेंबर कुछ नहीं जानता, जबकि मेरी कोई कानूनी हैसियत पार्लियामेंट के अंदर नहीं है। तो इनको सबसे ज्यादा तकलीफ इनको होगी कि ये कौन होता है मुझ पर क्रिटिसाइज करने वाला। आप क्वेश्चन ये है कि जब APC हुई और अपोजिशन ने बाकायदा एक प्रॉपर एजेंडा दे दिया, और एजेंडा देने के बाद उन्होंने कहा हम ये काम करेंगे। इनको ये था कि शायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की लाइन बिल्कुल अलग है और ये कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, शहबाज अलग हो जाएगा, पार्टी टूट जाएगी। वो जब इन्होंने देखा कि मामला नहीं बन रहा, तो आप तो मौलाना फजलुर रहमान को भी आपने नोटिस दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान को भी नोटिस दे दिया। और कल मैं हैरान हूँ कि वो एडवाइज़र जो है वो ये कह रहा था कि खरबों रुपए की प्रॉपर्टी, ये अरबों और खरबों की जब इल्जाम किसी पे लगाते हैं तो बगैर एविडेंस के क्यों लगा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ पहले एविडेंस कलेक्ट करें, बाद में सामने आए। आप एविडेंस सामने लेके आएंगे, बहसियत वकील के मैं पहला आदमी हूँगा जो कहूँगा प्रोसीडिंग होनी चाहिए। तो ये इल्जामात की बिना पर एक बार जो चीज़ रह गई कि नैब का चेयरमैन की बात करते हैं। नैब का चेयरमैन मेरे सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, मेरी कमेटी के चेयरमैन भी रहे, मेरे साथ कमीशन में भी रहे, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। नैब के चेयरमैन को पहले एक खातून के स्कैंडल में आपने इन्वॉल्व किया। इन्वॉल्व करने के बाद उस स्कैंडल को न्यूज़ 1 ने, एक चैनल ने अपनी खबर दी, उसी चैनल ने बाद में माफ़ी मांगी। उसी चैनल का मालिक जो है वो वहाँ PM का जो है एडवाइज़र बनकर क्लोज बैठा हुआ है, और उसके बाद उसको बिल्कुल शिकंजे में लेकर गवर्नमेंट ने कराया और मैंने कराया किया। अच्छा, ये किसने? और वो स्कैंडल किसने कहा? क्या उस चैनल के मालिक ने माफी नहीं मांगी? हुकूमत ने क्यों कराया? क्या लगता है? हुकूमत यह कि ब्लैकमेलिंग के लिए उसको बेचारे को अपने खातून के स्कैंडल में इन्वॉल्व कर दिया। अच्छा। आप जो चीज चाहते हैं, जो गवर्नमेंट चाहती है वही वो करने पे मजबूर है। आखिर क्यों ऐसी सूरत हाल क्यों आई? वो स्कैंडल पे आपने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होने दी? अच्छा, अब रह गया आसिम बाजवा का। आसिम बाजवा साहब का खुद का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि जून 2020 में मेरी बीवी ने अरबों रुपए की जायदाद अपनी औलाद में तकसीम कर ली। एक मामूली जनरल के पास अरबों रुपए की जायदाद कहाँ से आई और वो कैसे तकसीम हुई, और वो भी जून 2020 में हुई? वो तो एविडेंस है, एडमिटेड पोजीशन है। तो आप उसको तो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि हम आपके स्टेटमेंट से बिल्कुल मुतमईन हैं। मैं अगर कहता हूँ कि मेरा स्टेटमेंट ये है, मैं 1 करोड़ पे इनकम टैक्स देता हूँ, आप मेरे स्टेटमेंट से मुतमईन नहीं है इसलिए कि मैं अपोजिशन में हूँ। ये जो तरीकाकार है ये इसको स्टॉप करना पड़ेगा। आप में हिम्मत है? जनरल परवेज मुशर्रफ गद्दारी के केस में सजाए मौत है, लाके दिखा दे, मैं मान लेता हूँ कि ये हुकूमत बड़ा ईमानदारी और दयानतदारी के साथ चलती है, उसके भी वारंट इशू करा दें। नवाज शरीफ का वारंट भेज रहे हैं, लेकिन जिसको सजा मौत है गद्दारी में उसको वारंट भेजने के लिए आप तैयार नहीं है, क्यों? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें सोच समझ के बात करनी चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, चूँकि भाई मेरे पार्लियामेंट के मेंबर हैं, मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम गिलगित के इलेक्शन का है। गिलगित के इलेक्शन में मैं एक सवाल करने में हक बजाना हूँ कि ये शेख रशीद जो 24 घंटे अफवाज पाकिस्तान का स्पोक्समैन बन के बैठा हुआ है, ये बता दे कि ये उनका स्पोक्समैन है या नहीं है। और जो कुछ कहा गया गिलगित के इलेक्शन के हवाले से, आप कहते हैं कि CPAC का मनसूबा गिलगित से इसलिए नहीं गुजर सकता कि वो डिस्प्यूट एरिया है, आइन के अंदर अमेंडमेंट लाओ। पहले इंडिया में जो कश्मीर था उसका स्कोत कश्मीर किया, आप गिलगित का जब आप तोड़ेंगे, गिलगित को सूबा बनाएंगे, तो क्या कश्मीर का को नुकसान नहीं पहुंचेगा? कल एक ड्राफ्ट किया आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास, जिसमें बिल्कुल वही पोजीशन को दोहराया गया। वहाँ की कैबिनेट ने उस ड्राफ्ट को रिजेक्ट किया कि इस ड्राफ्ट को जो मंजूर करना ओवर माई डेड बॉडी एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं नहीं कर सकता। मैं तो ओपन एलिगेशन लगाता हूँ, पार्टी के हवाले से नहीं, बहसियत कश्मीरी मैं एलिगेशन लगाता हूँ कि हमारी ये हुकूमत कश्मीर का सौदा कर चुकी है। कश्मीर इशू पे खाली तकरीरें करने से मसले का हल नहीं होता। और गिलगित की अगर लीगल स्टेटस को आप चेंज करेंगे,
कश्मीर काज को नुकसान पहुंचेगा। और यही फार्मूला जो इंडिया ने किया वो बहुत जल्द आजाद कश्मीर में होता हुआ आपको नजर आएगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सही है। अकरम चीमा साहब बहुत सारे सवाल इन्होंने किए हैं, आपका मैं जवाब लूंगी, इसके ऊपर आप नोट करके रखें। आई एम गोइंग टुवर्ड्स पीर मजरूल हक साहब। पीर मजरूल हक साहब, आपने यकीनन सुना होगा यासीन साहब ने जो इस वक्त बातें की हैं, आप कितना इस हवाले से मुतफिक है? दूसरा ये कि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज तो आसिफ जरदारी साहब और फरियाद तालपुर साहिबा पे भी फर्द जुर्म आयद हुआ है, और ये वही सारा मामला है जो पार्क लेन केस के हवाले से और सारी चीजें जो हुई हैं उसी में। देखिए, जो बातें यासीन आजाद साहब ने की हैं वो तो सारी आईनी और कानूनी पोजीशन है जी। और उसमें जाहिर है कुछ इनके अपने ख्यालात भी हैं और हमारे अपने ख्यालात भी हो सकते हैं। कश्मीर का जो काज है उसको तो पाकिस्तान की वो फॉरेन पॉलिसी की जो बुनियाद है वो कश्मीर काज है, जिसमें भुट्टो साहब ने भी जाके सिक्योरिटी काउंसिल में जो तकरीर उनकी मशहूर थी वो, और उन्होंने जो ये मौक़िफ़ किया कि हम कश्मीर के लिए लड़ेंगे। अब ये कश्मीर के लिए लड़ने की तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। ये इस वक्त जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो तो बिल्कुल इतनी निकम्मी है कि ये जो यासीन आजाद साहब जो कह रहे हैं वो लोग तो यही उसका मतलब समझेंगे कि भाई आपने इसकी माना सौदेबाजी कर ली है। और ये मैं आपको बताऊं, ये बहुत 10-15 साल से ये बात चल रही है कि बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए कश्मीर का मसला हल किया जाए। व्हाट डू यू मीन बाय बैकडोर डिप्लोमेसी? भाई आपका कश्मीर जो है सारा कश्मीर हमारा है, और इसमें जो उनके वहाँ के निहत्ते लोगों पे जिस तरीके से वो जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने आइन की धज्जियां उड़ा दी, वो जो उनसे जो वायदे किए गए थे शेख अब्दुल्ला से, उनकी धज्जियां उड़ा दी गई। वो तो अब उनका बेटा पोता जेल में पड़ा हुआ है, वो तो अभी भुगत रहे हैं। उन्होंने जो गलतियां की उसका तो सारा कश्मीर भुगत रहा है, लेकिन हम लोगों को तो अपनी जो लाइन है उससे हटना नहीं चाहिए ना। अब ये एक गिलगित बल्तिस्तान का इशू है या आज़ाद कश्मीर का इशू है, आज़ाद कश्मीर के मशवरे के बगैर कुछ भी आप ना करें। मैं आपको बताऊं ये बड़ा ही सेंसिटिव एक पॉइंट इन्होंने यासीन आजाद साहब ने रेज किया है, एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ उनकी भी अपने एक रिजर्वेशन हैं, बिल्कुल है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं उनकी राय को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। मेरा अपना एक जाती ख्याल है, मैं हमेशा इस बात का करता हूं कि वहाँ इलाके के लोगों को आप जबरदस्ती किसी के ऊपर किसी को थोप नहीं सकते आप। बाकी जहाँ तक दूसरी बातें आपने की हैं वो तो आज मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी फरियाद फर्द जुर्म आयद हुआ। देखिए ये फर्द जुर्म बैठे यासीन आजाद साहब से ज्यादा कौन जानता है कि फर्द जुर्म जो है वो एक तो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो उनके ऊपर उन्होंने आयद की गई, उसका जाहिर है वो उन्होंने इनकार किया होगा और कहा होगा कि केस प्रोसीड करें। कोई केस का कंक्लूजन तो नहीं हुआ, वो तो इट इज जस्ट अ बिगिनिंग। तो ये एक और नया फ्रंट खुल गया है आज। कौन सा? यही वाला मेगा मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला भी, और एक नया ये फ्रंट खुल गया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सारे मामलात भी एपीसी के बाद ही हो रहे हैं शुरू दोबारा से? ये नया कहाँ है भाई रिदा, ये तो आसिफ जरदारी तो 20 साल से भुगत रहा है, 11 साल तो वो जेल में रहा है। ऐसे पता नहीं कोई दहशतगर्दी के केस, डाके के केस, चोरी के केस, करप्शन के केस, ये अब ये नया एक टर्म जो निकाला है इन्होंने मौजूदा दौर के मुताबिक मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस। अभी देखे ना, ये अभी तो इन्होंने उसके 11 साल वो करें और अभी इनको अभी इस उम्र में उनको जेल में डालेंगे। तो ये कौन सा तीर मार देंगे? वो तो रोज कहते हैं कि मैं तो जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। आज तो नहीं, लेकिन आज जरदारी साहब ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल रोकने और बरियत के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी थी। ये भी कानून का हिस्सा है प्रोसीडिंग्स का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक। और जो ये मखसूस कानून है, स्पेशल लॉ है, इसमें वो अप्लीकेबल भी है कि वो अपने जो राइट्स के लिए तो लड़ेंगे, वो उनको लड़ना चाहिए भी। अगर मैं से भी मशवरा करेंगे तो मैं भी उनको यही कहूंगा कि अपने राइट्स के लिए आप लड़ें। जहां जहां उनको कोई भी गैर कानूनी बात नजर आए उसको उनको चैलेंज करना चाहिए अदालत में, फिर ऊपर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाना चाहिए। ये कोई आखिरी कोर्ट थोड़ी है भाई। मेरे पे भी एक केस उन्होंने बनाया, वो 15 साल के बाद फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट में, कहा आप बिल्कुल बेकसूर है। भाई 10-15 साल में तो मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका था, वो कहां से लाओगे वापस?
वो भी तो हमें वापस करो ना। मेरी वालदा इंतकाल फरमा गई, मैं एग्जाइल में था, मैं उनका आखिरी उनका मुंह भी नहीं देख सका। मेरी अम्मा को ले आए वापस ये लोग। ये किसी बातें करते हैं। ये देखें ना, हम लोग सारे पॉलिटिशियंस ये कर चुके। अभी मैं नाराज नहीं हूँ, यासीन आजाद साहब से मैं ये कहूंगा, उनसे भी तो पूछे ना कि सैफुर रहमान के कहने पे उन्होंने जाली मुकदमात हम पे बनाए, और वो उस वक्त तो यासीन आजाद साहब नहीं थे उस पार्टी में, लेकिन ये तो उनके ऊपर इल्जाम हम लोगों का है ना। अब देखिए इनके साथ हो रही है तो ये कितना परेशान हो रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ कि नवाज शरीफ साहब वहां थे, उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ। ये चीजें ऐसी हैं इमोशनल कि सियासत को उससे हट के ये बातें। ये आज इमरान खान साहब को तो उसने तो कोई मुश्किल थाना भी नहीं देखा है, थाने का मुंह देखेंगे। कल तक तो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। वो तो सारी मुसीबत ये है कि आप लोगों के पास जो टीवी पे जो आर्काइव आपका जो सेक्शन है, सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप जो अभी मैं बोल रहा हूँ, कल वो 5 साल के बाद आप सुनाएंगे कि पीर मजहर तो ये कहता था, अभी ये देखो क्या कह रहा है। ये बातें इनको सोचनी चाहिए। बिल्कुल इमेच्योर किस्म के सियासतदान है। यानी कि सियासत में अभी भी माजी की ही चीजें दोहराई जा रही हैं, वही हरवे इख्तियार किए जा रहे हैं। मैं अकरम चीमा साहब से, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, अकरम चीमा साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये सवाल जो उठा रहे हैं अपोजिशन वाले, वो कोई गलत तो नहीं है अपनी तौर पे, और जो माजी की बातें और अपनी गलतियां बताते हुए भी आज तो बल्कि कितनी सारी, और वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वाकई हुकूमत को लगता है कि इनके साथ ऐसे ही करना चाहिए, सलूक रवा रखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रिदा, बात जो भी करें दलील के साथ होनी चाहिए। कश्मीर इशू के ऊपर बात की कि जी कश्मीर का ये है, कश्मीर का वो है। देखिए 70 साल की तारीख में पहली दफ़ा टॉप एजेंडे के ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह मसला कश्मीर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने UN की जनरल असम्बली में 2 टोक अल्फाज में जिस तरह तकरीर की और जिस तरह दुनिया को जगाने की कोशिश की और मसला कश्मीर को उजागर किया, आज अल्लाह का शुक्र है कि आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मसला कश्मीर जो है इंशाल्लाह वो हल की तरफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अकरम चीमा साहब पहली बार ही 70 साल में उसका स्टेटस भी चेंज हो गया। मेरी बात स्टेटस भी चेंज हो गया, बिल्कुल स्टेटस उन्होंने अपने पास ले लिया, अपने नक्शे में ले लिया, इंडिया ने अपने साथ ले लिया। लेकिन हमने भी मैप जारी किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस मैप को एक्सेप्ट भी किया गया है। सही, उस मैप को एक्सेप्ट भी किया गया है। और दूसरी बात आप मैं बताऊं कि देखें ये किस मुंह से कश्मीर की बात करते हैं। इनके दौर में तो कश्मीर के ऊपर बात करना ही गुनाह समझा जाता था। अच्छा। इनकी अपनी पार्टी की तरफ से ये ऑर्डर्स थे कि कोई बंदा मसला कश्मीर के ऊपर बात ना करे। खुद इस वक्त अपोजिशन के जो मुतर्रिक रहनुमा है जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो मुसलसल 10-11 साल कश्मीर कमेटी के सरबराह रहे। मुझे बताएं कि कितने उन्होंने गैर मुल्की दौरे किए और कितना मसला कश्मीर के ऊपर बात की और कितना मसला कश्मीर को उजागर किया। देखिए बात करना आसान है। अब नजर आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर इशू को ऊपर बात हो रही है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर ये सारी चीजें आपको होती हुई नजर आएंगी। दूसरी बात परवेज मुशर्रफ की करते कि जी उनके वारंट नहीं जारी करते। परवेज मुशर्रफ का मैं आपसे सवाल करता हूँ कि बताएं कि परवेज मुशर्रफ किसकी हुकूमत के दौर में मुल्क से बाहर गए, किन्होंने उनको बाहर भेजा? आज उनकी गिरफ्तारी की जो बात करते हैं, किन्होंने उनको बाहर भेजा? किसकी हुकूमत के दौरान वो बाहर गए? क्यों नहीं उस वक्त रोका गया? अगर उस वक्त आपके अंदर ताकत थी और आप उसको समझते थे, उस वक्त तो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, क्यों उनको बाहर जाने दिया? आप क्यों लेट गए? अगर आप समझते हैं कि वो मुजरिम थे और वो बाहर जा रहे थे, उनको रोकना चाहिए था, आपने क्यों सरेंडर किया? आप रोकते उनको? आपके पास हुकूमत थी, आपके पास FIA थी, सारे इदारे आपके पास मौजूद थे, आपने नहीं रोका। इसका मतलब है कि बदयांती थी, हमेशा डील की है आपने और हमेशा डील के नतीजे में आपने पॉलिटिक्स की है। ठीक है, अब आपके साथ डील नहीं हो रही तो अब आप दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं। ठीक है, डील हो रही है और इस वजह से डील नहीं हो रही, इस वजह से जो उंगलियां उठाई जा रही हैं। जी प्रोग्राम का मेरा वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया अकरम चीमा साहब आपका, यासीन आज़ाद साहब आपका, पीर मजहरुल हक साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन इमर्ज हुई है आफ्टर द APC और जो भी सिचुएशन इस मुल्क की सियासी मौसम में जो गर्मा गर्मियाँ आपके सामने वो नज़र आ रही है, बेहतर फैसला करने वाले आप हैं और ख़ुद समझ सकते हैं कि आया माजी में क्या होता रहा और इस वक्त क्या हो रहा है, और आगे की प्रेडिक्शन जो भी सारी है उसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए क्या चीज़ें सामने आएंगी। वह अपनी मेज़बान रिदा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।